हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1। सर, कौन से सब्जेक्ट का है ये? तो ये है पेपर नंबर 9 ओएमएसएम का, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इंस्टीट्यूट ने जून 2023 कहूं या जुलाई 2023 में जो आपके एग्जाम है उसके लिए इंस्टीट्यूट ने ओएमएसएम का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर सेट 1 इश्यू किया है। आज हम उसका सॉल्यूशन डिटेल में यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम इस तरीके के जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर्स लेके आते हैं इनके। इसी तरीके से हमारी यूट्यूब चैनल पे रिवीजन सीरीज भी चलती है जिसका आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री टेस्ट सीरीज के लिए, और वहां पे जो भी अपडेशन या नोटिफिकेशन आती है वो भी आपको इमीडिएट बेसिस पे वहां पे रिसीव हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन पेपर है और मैं जो सॉल्यूशन यहां पे दिखाने वाला हूं आपको, अगर आप ये क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन चाहे तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो आप इनको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी मैंने दोनों पेपर डाल दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओएमएसएम का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 जो इंस्टीट्यूट ने जून 2023 एग्जाम के लिए इश्यू किया। सर देखो, सबसे पहले तो हमें पता है 3 घंटे हमें पेपर को करने के लिए मिलते हैं। 100 नंबर का हमारा पेपर होता है। और ये जो ओएमएसएम है, एक है ऑपरेशंस मैनेजमेंट और एक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और आपके न्यू सिलेबस में ऑफ कोर्स 60 मार्क्स की वेटेज रखी गई है ओएम की और 40 की वेटेज रखी गई है एसएम की। ओल्ड सिलेबस में ये 70-30 होता था, बट न्यू सिलेबस में ये 60 ओएम रखा है और एसएम यहां पे 40 का रखा है। तो आपका जो पेपर है इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए जो कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपको पूछेगा, और इसके कुछ आगे जाकर देखें तो सेक्शन बी आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले अगर सेक्शन बी में बात करूं तो सर क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कंपलसरी है आपका, और बाकी 3 क्वेश्चन है इसमें 7, 8, 9, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब एसएम के अंदर आपको एक चॉइस मिल जा रही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ओएम में कहानी यही है। ओएम में भी क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी बोला गया है, जिसमें आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। और बाकी 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने। सर इसका मतलब एक चॉइस अपने पास ऑपरेशंस मैनेजमेंट में है और एक चॉइस अपने पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है। और आप सबको आइडिया होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो 100% थियोरेटिकल चलता है, लेकिन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल भी काफी सारा है, तो सर थियोरेटिकल भी काफी सारा है। चलिए स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑफकोर्स आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, और इसके पार्ट ए में आपसे 8 एमसीक्यू पूछे गए। 8 नंबर के लिए एक एक नंबर के 8 एमसीक्यू पूछे गए हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पॉइंट नंबर 1, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड एसेंशियली विद द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर बिल्कुल ठीक बात है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का टारगेट है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका यूटिलाइजेशन करें, वो भी ऑप्टिमम मैनर में। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यहां पे मतलब क्या है? ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफेक्ट फ्रॉम रिसोर्सेज। सर यस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम यहां पे करना चाहते हैं, वो भी ऑप्टिमम मैनर में, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं। मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक बात है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा मिनिमाइजिंग अंडर यूटिलाइजेशन और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, हम चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम अंडर यूटिलाइजेशन हो। कम से कम अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, हम उसको प्रॉपर बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें, और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी कम से कम हो। तो सर ऑपरेशन मैनेजमेंट में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के तीनों ही टारगेट है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको लेना पड़ेगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
तो पहले पॉइंट का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेकंड पे मूव करते हैं। इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, फिजिबल सॉल्यूशन इज। सर लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे 2 स्टेप्स में अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और दूसरा होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये आपसे केवल और केवल फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म किया करते हो। तो कहते हैं इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? द बेसिक सॉल्यूशन टू द जनरल एलपी प्रॉब्लम। हो सकता है सर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो उसका बेसिक सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ये आंसर। बी कहते हैं एनी सॉल्यूशन दैट आल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ द जनरल एलपी प्रॉब्लम। सर बी आपका ज्यादा बेटर है क्योंकि ए जो है वो तो डेटा को केवल और केवल कन्वर्ट करना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, लेकिन बी कहता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी रखनी है। तो अगर आपने एलपी पढ़ लिया है और आपको याद हो तो सर हर एलपी इक्वेशन के अंदर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट जरूर रखा जाता है कि जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, नॉन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एनी सॉल्यूशन दैट आल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ द जनरल एलपी प्रॉब्लम। एलपी प्रॉब्लम तो बनानी है, जनरल एलपी प्रॉब्लम तो बना ही रहे हो, नॉन नेगेटिव भी साथ में कंसीडर करना है, तो बी इज द मोर बेटर आंसर। तो सेकंड पॉइंट का आंसर होगा बी। इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ूं तो मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन। अगर आप मल्टीपल शिफ्ट में काम करोगे तो इससे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? फर्म की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर बिल्कुल बढ़ेगी। डिमांड फॉर फर्म प्रोडक्ट, सर मैं अगर ज्यादा ऑपरेशन में काम करूंगा तो इससे डिमांड बढ़े, ऐसा तो जरूरी नहीं है। फर्म की लेबर टर्नओवर, सर ज्यादा शिफ्ट में काम करूंगा तो लेबर टर्नओवर क्यों बढ़ने लग गया? फर्म चैनल कॉन्फ्लिक्ट, सर कॉन्फ्लिक्ट क्यों होने लग गया? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप मल्टीपल शिफ्ट में काम करोगे ऑफ कोर्स आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। सर असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, एक होता है एन्यूमरेशन मेथड, एक होता है हंगेरियन और एक होता है सिंप्लेक्स। नेचुरल मेथड नाम का कोई भी मेथड नहीं होता। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम? सर आंसर विल बी डी, नेचुरल मेथड नाम का कोई मेथड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, of all paths through the network the critical path has the maximum expected time। सर बिल्कुल ठीक बात है, जितने भी आप पाथ कैलकुलेट करते हो नेटवर्क बनाकर और जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है उसी को आप क्या बोल देते हो? क्रिटिकल पाथ बोल देते हो। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मैक्सिमम एक्सपेक्टेड टाइम जिसका होता है उसी को हम क्रिटिकल पाथ बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इट इज द बेसिस for decisions regarding capacity planning, facilities मतलब plant, layout, equipment and design of work system। This is process design, process planning, process strategy या फिर process selection। सर कैपेसिटी प्लानिंग वगैरह जो होती है वो प्रोसेस प्लानिंग का पार्ट है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैपेसिटी प्लानिंग हो गई, प्लांट लेआउट हो गया, ये डिसाइड करना कवर होता है प्रोसेस प्लानिंग के अंदर। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, जेड चार्ट इज ए चार्ट यूज्ड इन। सर जेड चार्ट किस में यूज किया जाता है? प्रोग्राम कंट्रोल में, जॉब कंट्रोल में, कॉस्ट कंट्रोल में या क्वालिटी कंट्रोल में? तो सर जेड चार्ट यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग कंट्रोल में। प्रोग्राम कंट्रोल के लिए जेड चार्ट को यूज किया जाता है। और लास्ट जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 8, द मोस्ट ऑब्वियस रीजन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन इज टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट टू सस्टेन इन द मार्केट, to offer new product to fulfill changing preference of customer, to offer new product to remain competitive in the market, to offer new product to cope with changing regulation in the market। सर देखो चारों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। वैसे मैं बात करूं डी तो नहीं है, डी तो नहीं है, बाकी तीनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन यहां पे बोला गया मोस्ट ऑब्वियस रीजन। तो अगर मोस्ट ऑब्वियस रीजन की बात करें
तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर कि कंपनी प्रोडक्ट डिजाइनिंग इसलिए करती है ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सके। अगर आपसे मोस्ट ऑब्वियस रीजन पूछा जाए, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर इसी में आपको केवल और केवल रीजन पूछ लिया जाए प्रोडक्ट डिजाइन का, ए बी सी के साथ डी में ऑल ऑफ द अबव लिख दिया जाए, तो फिर डी में आप ऑल ऑफ द अबव मेंशन कर सकते हो। फिलहाल मोस्ट ऑब्वियस रीजन में आपको सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये 8 एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने रखे हैं। अगर इसी तरीके का हम एग्जाम में पैटर्न एक्सपेक्ट करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए 8 एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जो कि सारे के सारे आपको थियोरेटिकल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे यहां पे थियोरी ही है 8 एमसीक्यू। हालांकि ऑपरेशन मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल चलता है, बट यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे को दिखाई दे रहा है कंपलसरी, पूरा का पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का जो है, 8 नंबर के एमसीक्यू, 4 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, 3 नंबर का ट्रू फॉल्स। सर ये 15 के 15 थ्योरी गिवन है। हालांकि इसके बाद अगर मैं जाता हूं तो आपको सेकंड क्वेश्चन में बी का सेकंड पार्ट प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, देन थर्ड तो पूरा क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, सर फोर्थ भी पूरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है और फिफ्थ भी आपको पूरा प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो तो उस सिचुएशन में मैं एक काम कर सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है ही, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड स्किप कर सकता हूं और 3, 4, 5 अटेम्प्ट कर लूं। तो 3, 4, 5 अटेम्प्ट कर लूं तो सर 3, 4 और 5 15 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 45 मार्क्स का आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो और ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपको 15 नंबर का थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ओएम का जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है वो काफी इजी होता है। रीजन बीइंग सर ओएम में वैरायटीज नहीं होती, ओएम में आपसे डायरेक्टली प्रैक्टिकल वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन होते हैं। इसी वजह से हमने जो ओएम और एसएम का नोट्स बनाए हैं उसमें आप देखोगे 100% आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी मटेरियल कवर किए हैं और साथ में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। रीजन एक ही है उसके पीछे, सर आपके एग्जाम में एज इट इज केवल और केवल फिगर चेंज के साथ एग्जामिनर ओएम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा करता है। तो ये तो था हमारा 8 नंबर का एमसीक्यू पोर्शन। बी पार्ट पे मूव करते हैं और बी पार्ट में आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, हर एक ब्लैंक की वेटेज आपकी एक नंबर की रहेगी। पॉइंट नंबर 1, डिजाइन थिंकिंग इज ए ब्लैंक स्टेज प्रोसेस। सर डिजाइन थिंकिंग जो है वो 5 स्टेज प्रोसेस होती है, इसमें 5 स्टेजेस होती है, तो इस ब्लैंक में आएगा 5, बस 5 लिखना है आपको। तो ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया, डिजाइन थिंकिंग इज ए 5 स्टेज प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, ब्लैंक organizes the workstations in such a way that similar type of machines and services, that is facilities, are located together. सर प्रोसेस लेआउट में आप क्या करते हो, प्रोसेस लेआउट लिख दो, चाहे फंक्शनल लेआउट भी इसको बोल देते हैं। प्रोसेस लेआउट का काम है ऑर्गेनाइज द वर्क स्टेशन इन सच ए वे ताकि जो सिमिलर टाइप ऑफ मशीन और सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज हैं उनको हम एक साथ लाकर रख सके। तो सेकंड ब्लैंक में आएगा प्रोसेस लेआउट। थर्ड एमसीक्यू, ब्लैंक एनकम्पासेस ऑल द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। तो सर प्रोसेस डिजाइन में आप ये काम करते हो कि कस्टमर के अकॉर्डिंगली या मार्केट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो। तो प्रोडक्ट वो प्रोसेस डिजाइन encompasses all the activities that are performed to produce the final product as per the specification in line with the requirement of the customer. और फोर्थ है आपका fill in the blank. Blank is the maximum amount by which duration time of an activity can be increased without increasing the total duration of the project. कहते हैं एक्टिविटी का टाइम भले ही बढ़ जाए, आपका जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है वो नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट को क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है फ्लोट, दैट इज टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट इज द मैक्सिमम अमाउंट
by which duration time of an activity can be increased without increasing the total time duration of the project. तो इस तरीके से एक एक नंबर के लिए आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स यहां पे अटेम्प्ट करने, और इसके बाद आपको सी पार्ट में 3 ट्रू फॉल्स देखने को मिल सकते हैं एक एक नंबर के, जिसमें पहला है गांट चार्ट इज ए प्रिंसिपल टूल यूज्ड इन शेड्यूलिंग। सर बिल्कुल शेड्यूलिंग के लिए आप गांट चार्ट यूज कर सकते हो, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स ट्रू। सेकंड पार्ट, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द गांट चार्ट इज दैट इट डज नॉट क्लियरली इंडिकेट द डिटेल रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी। सर बिल्कुल आप गांट चार्ट की जब लिमिटेशन पढ़ते हो तो हम ये लिमिटेशन देखते हैं वहां पे कि ये डिटेल में प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज को शो नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। और तीसरा पॉइंट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंश्योर ग्रेटर सेफ्टी टू वर्कर। सर बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहोगे तो कोई भी ब्रेकडाउन वगैरह होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और दैट विल प्रोवाइड सेफ्टी टू द वर्कर्स। इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ट्रू फॉल्स में तो तीनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं तीनों के तीनों ट्रू है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें 8 एमसीक्यू, 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 3 ट्रू फॉल्स, वो भी थ्योरी बेसिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर इसके बाद आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th, लेकिन गलती से भी चारों अटेम्प्ट नहीं करने, अपने को 3 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी एनालाइज करवाया कि क्वेश्चन नंबर 2nd जो है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्सअप है। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता तो आप थ्योरी के लिए जाओ, क्वेश्चन 2nd अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 2nd को आप स्किप करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, फिलहाल तो आपको सब कुछ ही देखना है क्योंकि ये तो मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 2nd यू कैन स्किप, और 3, 4, 5 को आप अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि 3, 4, 5 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं अगर इसी बेसिस पे पेपर आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सर 60 मार्क्स का जो ओएम है, 60 मार्क्स का ओएम, उसमें 45 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2nd की तरफ बढ़ते हैं, और सर क्वेश्चन नंबर 2nd का जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2nd का जो ए पार्ट है, इसकी वेटेज कुछ इस तरीके से लिखी है 3, 3, 3, 6। तो इसका मतलब ये है कि 3 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये और 6 नंबर का ये, कुछ इस तरीके से इसकी वेटेज है। और 2A का जो पहला पार्ट है वो है व्हाट डू यू मीन बाय लीन प्रोडक्शन। सर लीन प्रोडक्शन का क्या मतलब है? तो ये इंस्टीट्यूट ने इसके सॉल्यूशन जो है, आंसर जो है वो रिलीज कर दिए हैं, तो यहीं से एक बार देख लेते हैं कि सर लीन प्रोडक्शन क्या है। वैसे आप ये खुद भी पढ़ के देख सकते हो, थ्योरी पार्ट है। तो सर लीन प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन सिस्टम हैव बिकम लीन प्रोडक्शन सिस्टम कब? विच यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हाई वॉल्यूम हाई क्वालिटी गुड्स बनाने की कोशिश करेंगे विद सम वैरायटी। दीज सिस्टम यूज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स आप यूज कर सकते हो इसके लिए, जिससे आप मास प्रोडक्शन भी कर सकते हो और जॉब प्रोडक्शन भी कर सकते हो। मतलब बल्क प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी पॉसिबल है, और अगर किसी कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली करना है तो भी आप कर सकते हो। लीन प्रोडक्शन का टारगेट क्या है? सर इसका टारगेट होता है कॉस्ट को कम करना, ज्यादा एफिशिएंटली काम करना और मार्केट की जो नीड है उसको फुलफिल करना। 3 नंबर में अच्छा खासा आंसर है, आप सिंपल लिख दो सर कम से कम रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, हाई क्वालिटी का, वो भी सम वैरायटी के साथ, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, आप मास प्रोडक्शन भी कर सकते हो, जॉब प्रोडक्शन भी कर सकते हो। टारगेट है कॉस्ट को कम करना, एफिशिएंटली काम करना, मार्केट की नीड को सेटिस्फाई करना। मोर देन सफिशिएंट आंसर है 3 मार्क्स के लिए। तो इसके बाद 2A का अगर सेकंड पॉइंट देखें तो कहते हैं डिस्कस इन ब्रीफ द टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। तो सर कैपेसिटी प्लानिंग 2 तरीके का हो सकता है, वन इज लॉन्ग टर्म एंड वन इज शॉर्ट टर्म। तो कैपेसिटी प्लानिंग इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान और शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लान। सर लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करना। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान्स which are concerned with investment in new facilities and equipment, fixed assets वगैरह में।
दीज प्लान कवर ए टाइम हॉरिजन ऑफ मोर देन 2 ईयर। सर लॉन्ग टर्म में हम वो कैपेसिटी प्लानिंग कवर करते हैं जो कि 2 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होती है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो सर जो रूटीन खर्चे होते हैं उनकी प्लानिंग करना शॉर्ट टर्म में आता है, विच टेक्स इनटू अकाउंट लाइक वर्कफोर्स का साइज क्या हो, कितने वर्कर्स हायर करें, ओवर टाइम करवाना है नहीं कराना है तो उसके लिए बजट क्या आपका, इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह कितना मेंटेन करना है, मतलब करंट एसेट से रिलेटेड डिसीजन लेना। कैपेसिटी का मतलब क्या है वो भी लिखा है यहाँ पे, कैपेसिटी रेफर टू द मैक्सिमम लोड एन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। आप कहते हो मेरे पास एक मशीन है जिसपे ज्यादा से ज्यादा 10,000 यूनिट बन सकती है, तो वो उस मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी है 10,000 यूनिट। द ऑपरेटिंग यूनिट माइट बी ए प्लांट। अब ऑपरेटिंग यूनिट जो है वो सर एक प्लांट हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, मैंने जैसे अभी एग्जांपल आपको मशीन का दिया, एक स्टोर हो सकता है, कोई वर्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी आप कैपेसिटी बता रहे हो। जैसे मैं अपने लिए बोलूं कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में 12 घंटे पढ़ा सकता हूं, तो वो मेरी कैपेसिटी है। आप कहते हो मैं ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 4 घंटे ही पढ़ सकता हूं, वो आपकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट गुड्स और सर्विसेज द प्लांट कैन प्रोड्यूस। सर कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप किसी भी प्लांट पे कितना बना सकते हो, या एक डिपार्टमेंट में कितना काम कर सकते हो, एक मशीन पे कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, एक स्टोर में कितना मटेरियल रख सकते हो, एक वर्कर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, वो अब उसकी कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। तो 2 तरीके की हो सकती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे मूव करते हो, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया सर इसमें एक पार्ट 3 नंबर के लिए वो थ्योरी है और 6 नंबर के लिए एक पार्ट आपको प्रैक्टिकल गिवन है। और 2B के पहले पार्ट में बोला है थियोरिटिकली इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को डिफाइन करना। सर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी कैलकुलेट करके बताता है जिसपे हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आती है। मतलब हमें ये बताता है कि हम एक लॉट में कितना प्रोडक्शन करें, या फिर अगर आप मटेरियल बाहर से खरीद के ला रहे हो तो कितना एक बारी में खरीद के लाएं ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है ये कम से कम इन करो। तो एक बार पढ़ देता हूं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सर ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी EBQ is a measure to determine the quantity of units that can be produced। कितना बनाऊं एक बारी में ताकि मेरी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। एक बैच में एक लॉट में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं कि मेरी उससे रिलेटेड जो कॉस्ट आए वो कम से कम आए। इसके अंदर कई कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, लाइक मशीन को सेटअप करने के लिए सेटअप कॉस्ट होती है, तो यहां पे S इज द सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, जिसको कई बार ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। और C होता है यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। और I होता है यहाँ पे कि जब मैं वो प्रोडक्ट बना लूंगा तो उसको अपने पास रखने की क्या कॉस्ट है, उसको होल्ड करने की क्या कॉस्ट है। तो I इज द इन्वेंट्री कैरिंग और होल्डिंग चेंजेस। होल्डिंग चार्जेस है, ये चेंजेस नहीं है, वो भी परसेंटेज में गिवन होते हैं, परसेंटेज में गिवन होते हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट पे ये परसेंटेज अप्लाई करके हम अपना होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया करते हैं। और ए होता है यहाँ पे पूरे साल की आपकी क्या डिमांड है। अकॉर्डिंगली इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, EBQ इज इक्वल टू अंडर रूट में 2AS अपॉन में C, जहां पे 2 फिक्स है, अंडर रूट फिक्स है, A का मतलब एनुअल डिमांड हो जाता है, S का मतलब सेटअप कॉस्ट पर सेटअप हो जाता है, और C का मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो C होता है उस पर ये परसेंटेज अप्लाई करते हैं, तो हमें हमारा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाता है। और इसमें ये डायग्राम भी आप मेंशन कर सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, ये मेरी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है और ये मेरी सेटअप कॉस्ट होती है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज नॉन एज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ELS भी इसको बोलते हैं और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ भी इसको बोल दिया करते हैं। तो ये 3 नंबर में आप थ्योरेटिकल पोर्शन मेंशन कर सकते हो जो कि काफी इजी है, आप लोगों को वैसे ही पता होता है, कॉस्टिंग में भी पढ़ लेते हो और OM के अंदर दोबारा भी आप यहां पे पढ़ते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट है, इसमें जो सेकंड पार्ट है ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और सर 6 नंबर वेटेज इसकी ज्यादा ही दी है।
कहते हैं सॉल्व द एबीसी एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल। आपको एनुअल यूसेज गिवन है ऑफ इन्वेंट्री बाय वैल्यू, आपको इन्वेंट्री की वैल्यूज गिवन है, या आपको आइटम नंबर गिवन है जो आप स्टॉक में रखते हो, ये है एनुअल अमाउंट यूसेज कितना कितना करते हो, और ये आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके बता दिया। आइटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। एनुअल रुपी यूसेज इंडिविजुअली और इसका टोटल है 233,450, और ये परसेंटेज निकाले हैं इंडिविजुअल अमाउंट को टोटल से डिवाइड करके, ये परसेंटेज कैलकुलेट किए गए हैं जिसकी वजह से इसका टोटल 100%। सर एबीसी एनालिसिस सिंपली ये कहता है कि जिन आइटम की वैल्यूज ज्यादा है, जिन आइटम की परसेंटेज टर्म में वैल्यूज ज्यादा है, उनको कैटेगरी ए में रखा जाता है, जिनकी बहुत कम है उसको सी में रखा जाता है, और बाकी जो बीच में बच गए उनको मॉडरेट बी कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो सिंपली आप कह सकते हो सर 40% एक काफी ह्यूज फिगर होती है, तो आप इसको ए कैटेगरी में रख सकते हो। सिमिलरली 32% भी काफी ह्यूज फिगर होती है, इसको भी आप ए कैटेगरी में रख सकते हो। सी की मैं बात करूं सर 0.10 बहुत कम होता है, 0.18 बहुत कम होता है, 0.34 बहुत कम होता है, 0.64 भी बहुत कम होता है। मतलब ये तो 100% श्योर है कि ए और सी में ही रखे जाने चाहिए। अब बात यह है कि सर 10.71 किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी फिगर भी हो सकती है, तो किसी के लिए छोटी फिगर भी हो सकती है। 3.21 किसी के लिए बहुत छोटी फिगर हो सकती है, तो किसी के लिए मॉडरेट फिगर भी हो सकती है। यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है क्लियर कर देता हूं मैं आपको। इंस्टीट्यूट ने यहां पे 3.21 जो है इसको भी स्मॉल आइटम माना है, स्मॉल आइटम माना है। मतलब इन्होंने क्या करा है, सी में 54 से लेकर 41 तक के आइटम रखे हैं, 54 से लेकर 41 तक के आइटम रखे हैं। ए कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको बताया 2 ही आइटम रखे हैं, 22 और 68, और बाकी जो बच गए वो ऑटोमेटिकली बी कैटेगरी में आ जाते हैं। एक्चुअल में इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सी मैं बात करूं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर कितना परसेंट आपको ए में रखना है, कितना बी में, कितना सी में। ये टोटली ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, अपनी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। जैसे कोई कंपनी अपनी पॉलिसी बना ले कि 20% से ऊपर के जो आइटम है वो हम ए कैटेगरी में रखेंगे, तो होगा क्या, ये 2 आइटम ए कैटेगरी में आ जाएंगे। कोई कंपनी बोले 5% से नीचे के जो आइटम है उनको हम कैटेगरी सी में रखेंगे, तो 5% से नीचे वाले आइटम आपके सी में आ जाएंगे, जो बाकी बच गए वो ऑटोमेटिकली बी में आ जाएंगे। तो ये कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। तो ये आंसर आपके थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, बट मैंने आपको उसी तरीके से बता दिया जैसे इंस्टीट्यूट ने कंसिडर किया। इंस्टीट्यूट ने यहां पे पहले थ्योरेटिकल लिखा कि एबीसी एनालिसिस ऑफ कोर्स एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका टारगेट क्या है, दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आइटम बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस। इट ग्रुप्स इनटू 3 कैटेगरी में ग्रुपिंग की जाती है एबीसी, और देन इन्होंने क्या करा, 22 और 68 नंबर आइटम को क्लासिफाई कर दिया ए में। इन दोनों की वैल्यू का एडिशन हो गया, दैट इज 170, और दोनों के परसेंटेज का टोटल हो गया, दैट इज 72.9। सिमिलरली बी कैटेगरी में आइटम आपने रख दिए 27, 3, 82, 3 आइटम रख दिए। इन तीनों की वैल्यू का टोटल कर लिया जो कि 53,000 आ गया, और परसेंटेज का भी टोटल कर लिया जो कि यहां पे 22.7 आ गया। बचे हुए जितने भी आइटम थे वो सारे के सारे कैटेगरी सी में रख दिए, उनकी वैल्यूज का टोटल कर लिया जो कि 10,450 आया, और इनके परसेंटेज का भी टोटल कर लिया जो कि 4.5% आया। मतलब ए कैटेगरी में चला गया अप्रॉक्स 73%, बी कैटेगरी में चला गया अप्रॉक्स 22.7 मतलब 23 के आसपास, और सी कैटेगरी में बच गया 4.5%। तो 6 नंबर के लिए काफी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करने में आपको एग्जाम में 6 मिनट भी नहीं लगने वाले। और सेम तरीके का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में रखा हुआ है न्यू सिलेबस के, और आप ये सेम चीज कॉस्टिंग में भी तो पढ़ते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते हो वहां पे भी आप सेम तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी करके आते हो। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिशियल लग रहा है, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं वो लेकर आते हैं।
और ऑफ कोर्स केवल खुद बेनिफिट मत लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर 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 कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट किए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। वेटेज क्या रखी गई है? तो सर पार्ट ए की वेटेज 5 नंबर रखी है और पार्ट बी की वेटेज 10 नंबर की रखी है। तो पहले पार्ट ए देख लेते हैं 5 नंबर के लिए। और सर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का है। कहते हैं 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए कॉन्ट्रीब्यूट ₹7। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट से आपको 7 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट होगा एंड रिक्वायर्स 3 यूनिट चाहिए मटेरियल की और 2 घंटे चाहिए लेबर के। प्रोडक्ट ए है जिसकी 1 यूनिट से 7 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आप कमा लोगे, इसको बनाने के लिए मटेरियल की 3 यूनिट और लेबर के 2 घंटे चाहिए। सिमिलरली एक दूसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बी, इसकी 1 यूनिट से आपको 5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा और इसके लिए आपको 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल और 1 आवर ऑफ लेबर की जरूरत है। सर रॉ मटेरियल हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 48 यूनिट्स है और लेबर हमारे पास है 40 घंटे की अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन सिंपली जानना क्या चाहता है, फॉर्मुलेट इट एज ए एलपी प्रॉब्लम की तरह फॉर्मुलेट करना। तो सर सबसे पहले तो एलपी प्रॉब्लम में हम हमेशा नाम एज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्ट के, तो क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी x1 एज्यूम कर लो और प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी x2 एज्यूम कर लो। तो x1 एंड x2 डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आप इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंडिकेट करते हो बाय सिंबल z और यहां पे आपका टारगेट है कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम करना। तो 7x1 प्लस 5x2 दैट विल बी योर z। मैक्सिमाइज करना है z को, दैट इज 7x1 प्लस 5x2। और कुछ कंडीशन है सब्जेक्ट टू। लिमिटेशन ये है सर कि प्रोडक्ट ए के लिए 3 यूनिट चाहिए मटेरियल की और बी के लिए 1, तो 3x1 प्लस x2 और टोटल 48 है तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 48। और लेबर आवर कांस्टेंट लिखोगे तो 2x1 और प्लस x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40। और एक हमेशा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो रखते ही है क्योंकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम हमेशा एक नॉन नेगेटिव कांस्टेंट रखते हैं। x1 और x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस इतना सा काम आपको करना है और आपको मिल जाएंगे यहां पे 5 नंबर। तो सर एलपी का क्वेश्चन यहां पे छोटा सा एक क्वेश्चन गिवन था और इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप अपने क्लासेस में करते हो क्योंकि स्टडी मटेरियल में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है। ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन 5 नंबर में यहां पे रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जो कि आपका नेटवर्क एनालिसिस में से है और इसकी 10 नंबर की वेटेज है। क्या पूछ लिया 10 नंबर में, देखो एक बार। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ए पर्ट प्रोजेक्ट। पर्ट का क्वेश्चन है, सीपीएम पर्ट जो है उसमें पर्ट का है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक आर डिटेल्ड इन द एडजॉइनिंग टेबल। टेबल में डेटा है टीओ दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम गिवन है, टीएम मोस्ट लाइकली टाइम एंड टीपी पेसिमिस्टिक टाइम। नहीं भी बताए क्वेश्चन तो भी हमें पता है सर टीओ का मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीएम का मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, टीपी का मतलब पेसिमिस्टिक टाइम। आपको जॉब दे दी है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 7 to 8, 5 to 8, 6 to 7, 4 to 5, 1 to 6, 2 to 4। और आपको हर एक एक्टिविटी में जो टाइम लग सकता है डेज में वो गिवन है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम कम से कम टाइम कितना, टीएम मोस्ट लाइकली टाइम नॉर्मल टाइम कितना, और पेसिमिस्टिक टाइम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है। और क्वेश्चन की डिमांड है आपको एक नेटवर्क डायग्राम बना के देना। सर नेटवर्क डायग्राम बना देता हूं मैं पहले, और उससे भी पहले नेटवर्क डायग्राम बनाने से भी पहले सर जब आप नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट करते हो तो उसके ऊपर आपको ड्यूरेशन भी लिखना होता है, टाइम पीरियड। तो उसके ऊपर तो ना तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम लिखा जाता है, ना मोस्ट लाइकली, ना फिर पेसिमिस्टिक, उस पे तो एवरेज टाइम लिखा जाता है। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा जिसको टीई से इंडिकेट किया जाता है। तो एवरेज टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है सर, एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टीओ प्लस 4टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। ऑप्टिमिस्टिक टाइम
प्लस जो मोस्ट लाइकली टाइम गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से और पेसिमिस्टिक टाइम लेना है और जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय 6 करना है। तो यहां पे इन्होंने एवरेज टाइम निकाल दिया है, मैं भी आपको यहां पे कैलकुलेशन करवा देता हूं। सिंपली आपको क्या करना है, टीओ तो एज इट इज लेने हैं, जो टीएम है सारे टीएम को मल्टीप्लाई करना होता है 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 से मल्टीप्लाई करना होता है और टीपी जो है वो भी एज इट इज लेना होता है और इन तीनों का जो टोटल आता है उसको डिवाइड बाय 6 किया जाता है। तो आप देख सकते हो 3 + 24, 3 + 24 + 15 डिवाइडेड बाय 6। सर पहला आ गया 7, फर्स्ट आ गया 7, यहीं से मैच कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो पता लग जाए। इसके बाद 6 ये हो गया 48, 54, 54 + 30 84 डिवाइडेड बाय 6, इट विल बी 14, इट विल बी 14, ओके है। थर्ड 5 + 44 49 + 17 66 डिवाइडेड बाय 6 11, 11, ओके। नेक्स्ट 4 + 76 80 + 28 108 डिवाइडेड बाय 6 18, 18, सर ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1 + 16 17 + 7 24 डिवाइडेड बाय 6 4, नेक्स्ट विल बी 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 + 36 39 + 27 इट विल बी 66 डिवाइड बाय 6 11 आ जाएगा यहां पे भी, नेक्स्ट वन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 3 + 24 27 + 15 42 डिवाइड बाय 6 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 + 20 22 + 14 36 डिवाइड बाय 6 इट विल बी 6, इट विल बी 6। और लास्ट आ जाएगा आपका 2 + 20 22 + 8 30 डिवाइडेड बाय 6 5 आ जाएगा। सर एवरेज टाइम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, साथ के साथ यहां पे वेरियांस भी निकाला गया, वेरियांस भी निकाला गया है। सर वेरियांस का भी फॉर्मूला होता है एक, टीपी में से टीओ को माइनस करना है, मतलब पेसिमिस्टिक टाइम में से ऑप्टिमिस्टिक टाइम को माइनस करके उसको डिवाइडेड बाय 6 करना है और उसका स्क्वायर करना है। टीपी - टीओ डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर करना है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। सर टीपी - टीओ 15 - 3 इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय करेंगे 6 तो ये आ जाएगा 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, सर ठीक है। नेक्स्ट 30 - 6 इट विल बी 24, 24 को डिवाइड करेंगे 6 से ये आएगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 16, 16, ओके है। नेक्स्ट 17 - 5 इट विल बी 12, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से इट विल बी 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जबकि यहां पे ये 14 लिखा हुआ है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 4 आएगा। नेक्स्ट इसीलिए मैं चेक करवा रहा हूं क्योंकि कई जगह प्रिंटिंग मिस्टेक आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट 28 - 4 24 डिवाइड बाय 6 इट विल बी 4, स्क्वायर करेंगे इसका 4 का तो 16, 16, ओके है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 7 - 1 इट विल बी 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 इट विल बी 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है सर, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 27 - 3 24 डिवाइडेड बाई 6 इट विल बी 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 16, ओके है। नेक्स्ट 15 - 3 12 डिवाइडेड बाई 6 2, स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। नेक्स्ट 14 - 2 12 डिवाइड बाई 6 करेंगे 2, स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। और फाइनली लास्ट में 8 - 2 6 डिवाइडेड बाई 6 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो सर ये यहां पे वेरिएंस भी निकाल दिया हर एक एक्टिविटी का। तो सबसे पहले इन्होंने हर एक एक्टिविटी का एवरेज और हर एक एक्टिविटी का वेरिएंस निकाल दिया। क्वेश्चन की डिमांड थी नेटवर्क बना दो, चलो बना देते हैं नेटवर्क। सर नेटवर्क बना देते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो 1 से एक तो एक्टिविटी 2 जा रही है और एक यहां पे 1 से एक्टिविटी 6 जा रही है, तो 1 से 2 एक्टिविटी निकालनी है, 1 से 2 और 1 से 6। तो सर यहां पे आप देख सकते हो 1 से 2 और 1 से 6 दो एक्टिविटी निकाल दी है। टाइम पीरियड बाद में मेंशन करेंगे। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद 2 to 3 भी जाना है आपको और एक 2 to 4 भी जाना है। तो 2 to 3 और 2 to 4, सर एक 2 to 3 चले गए और एक 2 to 4 चले गए।
इसके बाद 3 to 5 जाना है, बस 3 to 5 जाना है, तो सर 3 to 5 एक्टिविटी आ गई। चलो आगे बढ़ो। 3 to 5 के बाद 7 to 8 है, सर अभी तो 7 पे पहुंचे ही नहीं, तो ये वाली एक्टिविटी अभी बाकी है, इसको स्किप कर दो। इसके बाद 5 to 8 है, 5 to 8 है, तो और सर उससे भी पहले 4 to 5 भी है, 4 to 5 भी है, तो 4 to 5 देख लो, पहले 4 to 5 देख लो, पहले 4 to 5 देख लो, और उसके बाद 5 to 8 कंप्लीट कर लो। सर 5 to 8 भी हो गया। इसके बाद 6 to 7, 7 to 8 बाद में आएगा, अभी 6 to 7। सर क्या हम 6 पे पहुंच चुके हैं? तो आंसर इज नो सर, 6 भी तो अभी नहीं आया था, आ गया था। अच्छा 1 to 6 6 आ गया था, तो 6 to 8 आ जाओ, 6 to 7 आ जाओ, 6 to 7 आ जाओ। सर 6 to 7 निकाल दिया। अब आप 7 से 8 वाली जो बीच में छोड़ी थी वो कंप्लीट कर लो, 7 to 8। बस सर एक्टिविटी इतनी थी, एक्टिविटी इतनी थी जो हमने शो कर दी है। अब इस पे जो टाइम शो किया जाता है, ध्यान देना, ये जो टाइम है ये टाइम होता है सर एवरेज टाइम। तो ये वाला जो टाइम है यहां से कॉपी करना है आपने, हमने निकाला था ना अभी ये वाला 7। सर 1 to 2 एक्टिविटी का टाइम लिख दिया 7, 2 to 3 का लिख दिया है 14, 3 to 5 का लिख दिया है 11, 7 to 8 का लिख दिया है 18, 5 to 8 का लिख दिया है 4, 5 to 8 का ये रहा 4, देन 6 to 7 का लिख दिया है 11, ओके है, 4 to 5 का लिख दिया है 7, ठीक है, 1 to 6 का लिख दिया है 6, ओके है, और 2 to 4 का लिख दिया है 5, सर ओके है। सारे टाइम बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। क्वेश्चन एक तो यही बोला नेटवर्क डायग्राम बना दो, सर बन गया है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ बताना है। सर क्रिटिकल पाथ के लिए मैं बात करूं तो यहां पे 3 पाथ बन रहे हैं, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, पहला पाथ है आपका 1 से आप 1 से 6 पहुंच जाओ, 6 से 7 पहुंच जाओ, 7 से 8 पहुंच जाओ, इसमें टाइम लगेगा 6 से 11 18, जिसका टोटल आ रहा है 6 + 11 17 + 18 35। दूसरा पाथ आपका सीधा सीधा जा रहा है जिसमें 7 + 14 21 + 11 32 + 4 36, तो 35 से तो 36 ज्यादा है। तीसरा पाथ आपका ये बनता है कि आप 1 से 2, 2 से सीधा 4 की तरफ आ जाओ, देन 5 की तरफ चले जाओ, देन 8, इसमें टाइम लग रहा है 7 + 5 12 + 7 19 + 4 23, सर काफी कम है, और क्रिटिकल टाइम तो मैक्सिमम टाइम होता है। तो क्रिटिकल पाथ होगा आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 8, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ होगा जिसमें टाइम पीरियड आपका 36 डेज का कैलकुलेट होके आएगा, 36 डेज का कैलकुलेट होके आएगा। साथ में आप अगर प्रोजेक्ट का वेरिएंस निकालना चाहो जो इन्होंने निकाल के दिया है, हालांकि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट में ऐसा कुछ दिखा नहीं, बट फिर भी निकाल के दिया है तो क्लियर कर देता हूं। क्रिटिकल पाथ पे जो जो वेरिएंस होते हैं उनका एडिशन कर लोगे, प्रोजेक्ट वेरिएंस पता चल जाएगा। सर क्रिटिकल पाथ पे कौन कौन सी एक्टिविटी है? 1 से 2 तो ये 4 ले लो, 2 से 3 ये 16 ले लो, 3 से 5 ये 4 ले लो, 5 से 8 ये 1 ले लो, 4 + 16 20 + 4 24 + 1 25। सर चारों का एडिशन जो है 25, दैट विल बी द प्रोजेक्ट वेरिएंस, दैट विल बी द प्रोजेक्ट वेरिएंस। अब बात आती है क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की कि आपको यहां पे अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम भी कैलकुलेट करके देने हैं हर एक नोड के लिए, हर एक इवेंट के लिए। तो सर हम यहां पे ई और एल कैलकुलेट करते हैं। ये जो पहले लिखा हुआ है इसको ई बोला जाता है और बाद में जो लिखा हुआ है इसको एल बोला जाता है। ये 1 2 3 तो एक्टिविटी के नाम लिखे हुए हैं। तो ई निकालते हैं सबसे पहले। ई का मतलब होता है सर इस तक पहुंचने के लिए, ये जो एक्टिविटी नंबर 1 है यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा पीछे। तो सर ये तो पहली एक्टिविटी है तो इसके लिए कोई भी टाइम नहीं लगेगा, तो इट विल बी 0। 1 के बाद 2, सर यहां तक पहुंचने के लिए आपको 7 दिन लग गए तो इसका ई होगा 7 डेज। देन 3 एक्टिविटी 3 तक पहुंचने के लिए आपको 7 और 14 21 दिन लग गए तो 21 विल बी योर ई। तीसरे के बाद चौथी एक्टिविटी ये है, यहां तक पहुंचने के लिए आपको 7 और 5 12 दिन लग गए। इसके बाद पांचवी एक्टिविटी है, आपको पहुंचने में यहां पे 2 तरीके हैं। सर 7 5 12 और 7 19 दिन में पहुंच सकते हो,
या फिर सीधा सीधा आता हूं तो 7 + 14 21 + 11 32, हाईएस्ट पीरियड लिया जाता है तो 32 दिन लेना है। 5 के बाद 6, 6th एक्टिविटी तक पहुंचने के लिए आपको 6 दिन लगेंगे। 6 के बाद 7 एक्टिविटी तक पहुंचने के लिए आपको 6 और 11 17 दिन, और लास्ट एक्टिविटी 8 तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन आपका क्रिटिकल पाथ है 36 दिन लगेंगे। इस तरीके से तो ई निकलता है। और अगर एल निकालना है आपको, तो एल निकालने के लिए आपको रिवर्स जाना है। एल निकालने के लिए आपको रिवर्स जाना है। रिवर्स जाने के लिए क्या करना है, आपको देखना है सर पीछे से यहां से इस पॉइंट से 1 तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा। सर ज्यादा से ज्यादा टाइम तो 36 डेज है जो क्रिटिकल पाथ है। जो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा उसको क्रिटिकल पाथ में से माइनस करना होता है। तो सर यहां से 1 तक पहुंचने में, पीछे से 1 तक पहुंचने में 36 दिन लगेंगे मैक्सिमम, उसको आप क्रिटिकल पाथ 36 में से माइनस करोगे तो एल भी आपका 0 आएगा। सेकेंड एक्टिविटी ये है, तो सर यहां तक पहुंचने में, सेकंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें लगेगा 4 दिन, 11 और 4 15 और 14 29 डेज लगेंगे। तो 36 क्रिटिकल पाथ में से 29 माइनस कर दो, 7 विल बी योर एल। थर्ड एक्टिविटी ये है, तो यहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, सर 4 और 11 15 दिन लगेंगे। तो 36 में से 15 माइनस कर दो, 21 आपका एल आ जाएगा। तीसरी के बाद चौथी एक्टिविटी ये रही, सर यहां तक पहुंचने में आपको 4 और 7 11 दिन लगेंगे पीछे से, 36 में से 11 माइनस कर दो, 25 दिन। फिफ्थ एक्टिविटी ये रही, सर यहां तक पहुंचने के लिए आपको 4 दिन, 36 में से 4 माइनस कर दो, 32 डेज एल आ जाएगा। 5 के बाद 6, यहां तक पहुंचने में 18 और 11 29, 36 में से 29 माइनस कर दो, 7 विल बी योर एल। 6 के बाद 7, यहां तक पहुंचने में ये 18 दिन है, 36 में से 18 माइनस कर दो, 18 आ जाएगा। और सर इसके बाद लास्ट एक्टिविटी 8, यहां तक पहुंचने में तो कुछ भी टाइम पीरियड नहीं, 0, तो 36 में से 0 माइनस कर दोगे, 36। इस तरीके से आप एल कैलकुलेट किया करते हो। तो सर ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर देकर जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसमें जो प्रोजेक्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया गया है वो मैं यही कहूंगा, क्वेश्चन में ऐसी कोई डिमांड मुझे नहीं दिखाई दी। सर क्वेश्चन में ऐसी कोई डिमांड नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट वेरिएंस जो है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल कैलकुलेशन करके दिए इंस्टीट्यूट ने। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता वहां पे आपको प्रोजेक्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने की जरूरत है या फिर वेरिएंस कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो सर ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद अगर और आगे मूव करें तो सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके भी 2 पार्ट किए गए हैं। पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ए और बी, जिसमें से जो पार्ट ए है वो है सिमुलेशन में से, और पार्ट बी जो है वो है आपका प्रोडक्टिविटी में से। पार्ट ए की 9 नंबर की वेटेज रखी गई और पार्ट बी की 6 नंबर की वेटेज रखी गई, और बोथ आर बेसिक क्वेश्चंस। सर इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे हम करते हैं, क्योंकि पास्ट एग्जामिनेशन में भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और अपने स्टडी मटेरियल में भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए बेकरी कीप्स ए स्टॉक ऑफ ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ केक and previous experience shows the daily demand pattern for the item with associated probability as given below। एक बेकरी शॉप है जो कि केक का कुछ स्टॉक मेंटेन करते हैं, और पास्ट एक्सपीरियंस गिवन है डिमांड को लेकर कि केक की डिमांड डेली बेसिस पे कितनी कितनी हो सकती है। तो कहते हैं केक की जो डिमांड है हो सकता है 0 रहे, मतलब कोई डिमांड ना हो, या फिर 10, 20, 30, 40, 50 ये डिमांड हो सकती है पर डे बेसिस पे, और कितनी कितनी डिमांड हो सकती है इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास गिवन है। एंड यूज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ, आपको 10 रैंडम नंबर गिवन है यहां पे टू सिमुलेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 रैंडम नंबर दे दिए हैं, और सिमुलेट करने के बाद आपको ऑल्सो एस्टिमेट द डेली एवरेज डिमांड भी कैलकुलेट करके देनी है ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेटेड डेटा। सर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज प्रिपेयर करते हो, तो डेली डिमांड और प्रोबेबिलिटी को हम कॉपी कर लिया करते हैं। सर डेली डिमांड और प्रोबेबिलिटी को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इस प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेशन किया जाता है 0.01 प्लस 0.20.21 प्लस 0.15.36
प्लस 0.50.86 प्लस 0.12.98 प्लस 0.028 विल बी 1। लेकिन जो रैंडम नंबर्स होते हैं वो 100 नहीं होते, वो 0 से लेकर 99 तक होते हैं, जिसकी वजह से इस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रैंडम नंबर रेंज कैलकुलेट की जाती है। तो ये 1 है तो ये 0 ही रह जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्टार्ट होगी 1 से, 21 है तो 20 पे रुक जाओ। नेक्स्ट स्टार्ट होगा 21 से 36 है तो एक कम 35 पे रुक जाओ। देन स्टार्ट होगा 36 से 86 है तो 85 पे रुक जाओ। नेक्स्ट स्टार्ट होगा 86 से तो 98 है 97 तक जाएगा। नेक्स्ट आपका 98 से 99 तक जाएगा, क्योंकि रैंडम नंबर जो गिवन होते हैं हमारे पास वो 0 से 99 तक ही होते हैं। सर रैंडम नंबर रेंज बन चुकी है, इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डेटा बना सकते हो, जिसके लिए आप सबसे पहले तो ये जो 10 ईयर गिवन है, 10 डेज या 10 ईयर जो भी गिवन है, नेक्स्ट 10 ईयर्स बोला है वैसे तो यहाँ पे ये डेज नहीं ये ईयर्स होने चाहिए, या तो यहाँ पे ईयर्स होने चाहिए या फिर यहाँ पे डेज। नॉर्मली डेज के लिए ही किया जाता है, देखो क्योंकि ये डेली डिमांड है, तो ये ईयर्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। सबसे पहले तो 1 से लेकर 10 दिन हो जाएंगे, ये रैंडम नंबर कॉपी हो जाएंगे सीक्वेंशियली, और इस रैंडम नंबर के बेसिस पे आप अपनी डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 48 है तो सर 48 आपका फॉल करेगा 36 से 85 में, तो डिमांड होगी 30 की, डिमांड होगी 30 की। सिमिलरली जो 78 नंबर है, 78 भी आपका 36 से 85 में आ जाएगा, तो अगेन आपकी डिमांड होगी 30 की, 30 की। जो 19 है सर 19 नंबर कवर होगा आपका 1 से 20 में, तो डिमांड होगी 10 की, डिमांड होगी 10 की। 51 नंबर जो है वो भी फिर से 36 और 85 के बीच में आ जाएगा, तो फिर से डिमांड होगी 30 की। 56 जो है सर वो भी 36 से 85 में आ जाएगा, तो फिर से डिमांड होगी 30 की। 77 बीसी में आ जाएगा 36 से 85 में, तो फिर से डिमांड आपकी 30 की ही होगी। 15 जो है वो आ जाएगा 1 से 20 के बीच में, तो डिमांड होगी 10 की। 14 जो है वो भी 1 से 20 में आ गया, डिमांड 10 की। 68 आपका 36 से 85 में आ गया, डिमांड 30 की, और 9 आ गया 1 से 20 में, तो डिमांड होगी 10। ये तो डेली डिमांड आ गई। अब क्वेश्चन चाहता था एवरेज भी निकाल देना, तो एवरेज निकालना है तो आप इस डिमांड का टोटल कर लो 220, और सर ये 10 दिन की है तो डिवाइड बाय 10 कर दो, तो एवरेज डिमांड आ जाएगी आपकी 22 केक्स पर डे। तो ठीक है, ये 6 नंबर में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको टाइम नो डाउट लगेगा इस क्वेश्चन को करने में 8-10 मिनट एग्जाम में, बट एक इजी सा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पहले आए हुए हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल में भी है, और बहुत सारे हमने भी अपनी क्लासेस में कवर करे हुए। इसके बाद अगर 4B की तरफ बढ़े तो सर 4B आता है आपका प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं 4B। द फॉलोइंग डेटा हैज बीन कलेक्टेड from a manufacturing plant which are related to work study for 150 hours on a floor shop employing 7 laborers having a shift of 8 hours in a day। एक 150 घंटे की वर्क स्टडी जो है उसको एनालाइज किया गया, 7 लेबर है आपके पास और 8-8 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डॉक्यूमेंटेड इन टोटल, ये 300 नहीं है, ये 3000 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किए 3000, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन विच नो वर्किंग एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड 500। सर 3000 ऑब्जर्वेशंस किए, जिसमें से 500 ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि कोई वर्किंग एक्टिविटी नहीं हुई। इसका मतलब यू कैन से सर 2500, 3000 में से 500 में वर्किंग नहीं हुई, तो 2500 25 ऑब्जर्वेशंस में वर्किंग हुई है। 2500 अगर मैं बात करूं 3000 में से, तो सर 83.33% जो है वो वर्किंग ऑब्जर्वेशंस है। मैनुअल टू मशीन रेशियो 3:2 है, मतलब मैनुअली अगर 3 घंटे लगते हैं तो मशीन के 2 घंटे लगते हैं। एवरेज रेटिंग है 120% की, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी, और इस पीरियड स्टडी में 7000 यूनिट्स बनाई गई है, 7000 यूनिट बनाई गई है। कंपनी हैज इट्स ओन पॉलिसी रिगार्डिंग पर्सनल अलाउंस विच इज पैक्ड एट 11% ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट।
कंपनी जो भी स्टैंडर्ड टाइम होता है नॉर्मल 11% एक्स्ट्रा अलाउंस देती है। कंपनी की ये पॉलिसी है रेस्ट वेस्ट करने के लिए। द फ्लोर शॉप प्रोड्यूसेस 49,000 प्रोडक्ट्स पर मंथ। एक महीने में 24 दिन और उसमें 49,000 यूनिट प्रोड्यूस की गई है। एंड इट हैज एन एब्सेंटिज्म ऑफ 6% का एब्सेंटिज्म भी है वर्कर का। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर। सर हमें लेबर की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देनी है। तो देखो सिंपल सी मैं बात करूं तो सर 3000 ऑब्जर्वेशंस थे जिसमें से 509 वर्किंग था तो 2500 वर्किंग थे। तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 2500 वर्किंग है तो परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम निकाल लिया कि सर 2500 आउट ऑफ 300 इज द वर्किंग, तो 83.33% इज द वर्किंग एक्टिविटी, वर्किंग टाइम है। अब आपने जैसा कि कहा कि 150 घंटे की हमारी स्टडी है, तो जो 150 घंटे की आपकी स्टडी है उस 150 घंटों में 83.33% जो है वही वर्किंग टाइम है, जिसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दे तो सर ये अप्रॉक्स 7500 मिनट आता है। मतलब 7500 मिनट की एक्चुअल में वर्किंग हुई और उस 7500 मिनट में क्वेश्चन ने कहा है 7000 यूनिट बनाई गई है। अगर 7500 मिनट में 7000 यूनिट बनाई गई है तो एक यूनिट को बनाने में टाइम लग रहा है 1.0714 एक यूनिट को बनाने में टाइम लग रहा है। और उसमें भी क्वेश्चन कहता है मैनुअल टू मशीन रेशियो 3:2 है। मतलब ये जो 1.0714 है इसमें मैनुअल टाइम है 3/5, इट विल बी 0.643 और जो बचा हुआ टाइम है दैट इज 0.43 मिनट, दैट विल बी द मशीन टाइम। तो आपको ये पता चल जाएगा लेबर का टाइम कितना और मशीन का टाइम कितना। अब क्वेश्चन ने साथ में ये भी कहा कि एवरेज रेटिंग फैक्टर 120% है, जो कि लेबर पे अप्लाई होता है, मशीन पे अप्लाई कभी नहीं होता। तो लेबर का अगर टाइम था 0.643 तो 120% रेटिंग है, तो सर नॉर्मल टाइम आपको पता चल जाएगा 0.7716 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ में 0.772 किया गया। सर ये लेबर का नॉर्मल टाइम है एक यूनिट के लिए, लेकिन क्वेश्चन कहता है 11% अलाउंस भी दे रहे हैं हम, तो इसमें आप 11% ऐड कर लो तो आपका जो टाइम अलाउड होगा एक यूनिट के लिए इट विल बी 0.857 राउंड ऑफ में। तो एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर को टाइम अलाउड होगा 0.857, मशीन का टाइम है 0.43, तो एक यूनिट को बनाने में ये टाइम हो जाएगा आपका 1.286 मिनट। तो सर स्टैंडर्ड टाइम आ गया फाइनली एक यूनिट के लिए 1.286 मिनट। आपने कितनी यूनिट बनाई? 49,000 यूनिट्स। तो सर 49,000 इंटू 1.286, तो आपको टोटल जो टाइम अलाउड था वो टाइम अलाउड था इतना। सर यहां पे ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं आपको। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 63,014 आता है, 63,014 आता है, ठीक है, 63,014 आता है ये। और इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दे तो ये 1050 घंटे आ जाते हैं। इसका मतलब 49,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 1050 घंटे अलाउड थे। और वर्कर ने टाइम लिया कितना है चेक कर लो। सर 7 वर्कर थे, 8 घंटे और 24 दिन। तो 24 दिन 7 वर्कर 8 घंटे की मैं बात करूं तो 1344 घंटे बनते हैं। लेकिन सर 1344 घंटे काम नहीं कर रही है क्योंकि 6% का एब्सेंटिज्म है। तो 1344 में से 6% हटा दो तो 1263 आवर्स की वर्किंग हुई है, 1263.4 आवर्स की वर्किंग हुई है। तो सिंपल सी बात यह है कि सर 1050 घंटे आपने जो काम होना चाहिए था उसके लिए 1263.4 आवर ले लिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन में एक्चुअल टाइम, 1050 अपॉन में 1263, सर 83.12% विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। और क्लियर कर दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन कोई बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके ओल्ड सिलेबस जो ओएमएसएम का चल रहा था उसमें एग्जाम में आए हुए हैं
और स्टडी मटेरियल में भी एज इट इज आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, और हम भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करवाते हैं। वेटेज सर इसकी 6 नंबर की रखी है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, सिमुलेशन 9 मार्क्स का था, मैं सिमुलेशन 6 का सोच रहा था, सिमुलेशन 9 नंबर का था क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ना थोड़ा सा, और बी पार्ट की वेटेज 6 नंबर की रखी है, ठीक है, वेल गुड, अच्छी बात है। तो ये पेपर का जो पैटर्न बना गया अच्छा पैटर्न है, मैं यही कहूंगा। इसमें 45 मार्क्स का आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो और बाकी जो एमसीक्यूज वगैरह है वो अटेम्प्ट करोगे, तो इसका मतलब ओएम वाला जो पोर्शन है उसमें आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेकर आ सकते हो। सर कैसे? कैसे इसलिए क्योंकि जो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स होता है उसमें या तो पूरा नंबर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं उसमें 15 में से 15 नंबर लेकर आ सकता हूं, और प्रैक्टिकल अगर आपका सही होगा तो 45 में से 45। इसका मतलब कहीं पे भी फालतू नंबर कटने के चांसेस नहीं है। जबकि एसएम जो है 40 मार्क्स का, सर वो पूरा थ्योरी है, उसमें कितना भी अच्छा क्यों नहीं लिख ले हम, एग्जामिनर के पास फिर भी ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल लिखने में हो सकता है हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दें, कोई पॉइंट वगैरह लिखने में मिस्टेक कर दें, और नहीं भी करें तो एग्जामिनर पे कोई मैंडेटरी बाउंडेशन नहीं है पूरे में से पूरे नंबर देना, क्योंकि थ्योरेटिकल में चेकर के पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होते हैं 5 में से 4 नंबर दे दे, भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना लिखो आप। जबकि प्रैक्टिकल में अगर सही है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर देने पड़ते हैं। सर इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट है, 5A और 5B, जिसमें आप 5A देख रहे हो 6 नंबर का। सर ये क्वेश्चन आपका क्यूइंग मॉडल में से, बिल्कुल क्यूइंग मॉडल में से, और 5B जो है ये क्वेश्चन आपका ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस में से, 9 नंबर का क्वेश्चन ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस में से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सर ये क्वेश्चन क्यूइंग मॉडल का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, स्टडी मटेरियल का भी है, हम भी अपनी क्लास में करते हैं। फेबर्स कार वॉश एंड ड्राई इज एन ऑटोमेटिक 5 मिनट ऑपरेशन विद ए सिंगल बे। एक ही इक्विपमेंट है हमारे पास, सिंगल बे है, जिसपे हम कार वॉश और ड्राई करते हैं और 5 मिनट लगते हैं। अगर 5 मिनट लगते हैं एक कार को वॉश करने में, ड्राई करने में, तो सर इसका मतलब 1 घंटे में 12 कार वॉश एंड ड्राई हो जाएगी। तो यू कैन से सर सर्विस रेट जो है, सर्विस रेट आ जाएगा आपका 12, सर्विस रेट आ जाएगा आपका 12। सर्विस रेट जिसको आप सिंबल इस तरीके से यू से इंडिकेट करते हो, एक कार वॉश होती है, ड्राई होती है 5 मिनट में, तो 1 घंटे में 12, तो सर्विस रेट पता चल गया 12। On a typical Saturday morning, cars arrive at a mean rate of 8 per hour. एक सैटरडे मॉर्निंग हमने देखा कि 1 घंटे में 8 कार आ रही है, इसका मतलब अराइवल रेट आपको पता चल गया 8 पर आवर है। अराइवल रेट दैट इज लैम्बडा आपको पता चल गया 8 पर आवर है। विद अराइवल ट्रेंडिंग टू फॉलो ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन लाइन LQ कैलकुलेट करना है, और एवरेज टाइम कार स्पेंड इन लाइन एंड सिस्टम WS कैलकुलेट करके देना है। तो सर एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग इन लाइन LQ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा स्क्वायर अपॉन में 2 सर्विस रेट ब्रैकेट में सर्विस रेट माइनस अराइवल रेट। डेटा रख दो, लैम्बडा है आपका 8, इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई सर्विस रेट आ जाएगा आपका 2 इंटू 12 और 12 माइनस 8, इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.667 कार। तो सर एवरेज नंबर ऑफ कार्स जो लाइन में वेट कर रही होती है दैट इज 0.667, और अगर आपको कैलकुलेट करना है एवरेज टाइम कार स्पेंड इन लाइन एंड सर्विस, सर लाइन में और सर्विस में कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज एक कार के लिए, तो WS आपको कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है LQ अपॉन में लैम्बडा प्लस 1 अपॉन में सर्विस रेट इज इक्वल टू LQ आपने कैलकुलेट कर लिया 0.667 डिवाइड बाय लैम्बडा आपका 8 प्लस 1 अपॉन में 12, सर इट विल कम 0.167 आवर, जिसको अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो, तो 10 मिनट ऑन एन एवरेज एक कार लाइन में वेट कर रही होती है प्लस सर्विस में टाइम लगता है, ये दोनों मिला के आपका टाइम आ जाता है।
और सर इसकी वेटेज आपको अच्छी मिल रही है। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर की वेटेज मिल रही है। और अगर आपने क्यूइंग मॉडल पढ़ा हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 6 मिनट भी नहीं लगने वाले। तो एक सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बी की तरफ बढ़े तो सर ये क्वेश्चन है आपका ब्रेकडाउन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। कन्वर्टिंग द फ्रीक्वेंसीज टू ए प्रोबेबिलिटी, ये तो अच्छा आंसर है। क्वेश्चन यहां पे है 5 बी। ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एक्सपीरियंसिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। आपके पास नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स गिवन है फॉर मंथ्स ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल इन्होंने देखे और पिछले 2 सालों में ब्रेकडाउन जो है वो कुछ इस तरीके से देखा गया। ये है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, और जैसा कि हमें पता है 2 साल मतलब 24 महीने, तो ये है नंबर ऑफ मंथ दिस अकर्ड। 2 + 8 10 + 10 20 3 23 और 1 24, ये 24 महीने का डेटा है। मतलब जीरो ब्रेकडाउन देखा गया। 2 महीने ऐसे थे जिसमें जीरो ब्रेकडाउन रहा, 8 महीने ऐसे थे जिसमें एक एक ब्रेकडाउन हुआ, 10 महीने ऐसे थे जिसमें 2 ब्रेकडाउन देखे गए, 3 महीने ऐसे थे जिसमें 3 ब्रेकडाउन देखे गए, और 1 महीना ऐसा था जिसमें 4 ब्रेकडाउन देखे गए। ईच ब्रेकडाउन कॉस्ट द फर्म ऑन एन एवरेज 2800 रुपए की कॉस्ट आती है। सर एक ब्रेकडाउन होने का मतलब 2800 रुपए का खर्चा फॉर ए कॉस्ट ऑफ ₹1500 पर मंथ। लेकिन अगर आप हर महीने 1500 रुपए लगाओ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे, दैट कैन बी कैरिड आउट टू लिमिट द ब्रेकडाउन टू एन एवरेज ऑफ 1 पर मंथ। अगर आप हर महीने 1500 रुपए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे लगाना शुरू कर दो तो आपका जो ब्रेकडाउन है वो ऑन एन एवरेज एक ब्रेकडाउन होगा हर महीने। क्वेश्चन की डिमांड है विच पॉलिसी इज सुटेबल फॉर द फॉर्म, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करे ना करे ये बताना है। सपोर्ट योर आंसर विद द नीडफुल कैलकुलेशन और जस्टिफिकेशन आपको देना। तो सर इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहां पे एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन निकालना पड़ेगा पर मंथ कितना होगा। तो सर इसके लिए सिंपली आप नंबर ऑफ ब्रेकडाउन लिख लो और ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये लिख लो, और इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो इंडिविजुअल को टोटल से डिवाइड करके। टोटल 24 है, 2 / 24, 8 / 24, 10 / 24, 3 / 24 और 1 / 24 करोगे आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को अगर आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ। सर ये आ जाएगा 1.710 ब्रेकडाउन पर मंथ, और क्वेश्चन ने कहा है कि एक ब्रेकडाउन का मतलब है 2800 रुपए, तो इसका मतलब 1.710 की कॉस्ट होगी 4788। सर अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हो तो ऑन एन एवरेज आपकी हर महीने 4788 की ब्रेकडाउन की कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर आप डिसाइड करो कि मैं कराऊंगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो आपको हर महीने 1500 रुपए तो ये लगाने पड़ेंगे, साथ में हर महीने एक ब्रेकडाउन होगा तो 2800 रुपए वो लगाने पड़ेंगे, तो आपकी कॉस्ट आएगी 4300। सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करूं तो 4788, करूं तो 4300, तो ऑफ कोर्स करूंगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो डिसीजन यही है कि आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। और इस क्वेश्चन की भी वेटेज आपको काफी अच्छी मिल रही है, 9 नंबर की वेटेज है, और मुझे नहीं लगता कि 9 मिनट से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन को करने में लग जाएंगे। और एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में भी करते हैं, स्टडी मटेरियल में भी आपके और पास्ट एग्जामिनेशन में भी आए हुए क्वेश्चंस। तो सर ये था आपका ओएम का पार्ट 60 मार्क्स का, 60% का हो या 60 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और उसके बाद 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और 4 में एक क्वेश्चन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, बाकी 3 क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन ये है ओएम में, सर क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और वो ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल रहे हैं। सर इसके लिए आपको या तो अपने जो नोट्स हैं, आपने अगर हमसे क्लासेस ली हुई है तो नोट्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि हमने हर एक चीज को पैराग्राफ फॉर्मेट में ना रखकर बुलेट फॉर्म में रखा हुआ है, पॉइंट्स फॉर्म में रखा हुआ है। आप उसको पढ़ोगे, आप इजीली एमसीक्यू वगैरह अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज मेरा सजेशन ये है, सर नो डाउट आपका न्यू सिलेबस है जिसके लिए कोई बिट क्वेश्चन की बुकलेट इंस्टीट्यूट ने इश्यू नहीं करी है, बट ओएमएसएम में भी अगर मैं बात करूं तो ज्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं, ओएम ऑलमोस्ट सेम है, एक आध पॉइंट बीच में एडिशन किया गया है, और सिमिलरली एसएम जो है ऑलमोस्ट सेम है, इसमें एक चैप्टर का एडिशन किया गया।
तो काफी कुछ सिमिलर है, मैं कहूंगा 90% तो सेम ही है जो ओल्ड सिलेबस था। तो ओल्ड सिलेबस का जो बिट क्वेश्चन की बुकलेट है वो आप रेफर कर लो, प्लस जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स जो हैं जून 2017 से लेकर अब तक के, उसमें जो भी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स है वो कर लो। साथ में आपका जो स्टडी मटेरियल है न्यू सिलेबस का ही, उसके चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज गिवन है, ट्रू फॉल्स गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपको 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसके लिए मैं सिंपली कहूंगा जितना भी ओएम का प्रैक्टिकल है वो कवर कर लो। अगर आपने हमसे क्लासेस ली हुई है तो कोई डरने की बात ही नहीं है, सब कुछ कवर्ड है ऑलरेडी। उसके अंदर बिट क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं हमने, फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर कराए हैं, ट्रू फॉल्स भी कवर कराए हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो भर भर के सॉल्व करवाए हैं। जितना भी आज तक एग्जामिनेशन क्वेश्चन था आपका स्टडी मटेरियल का, एक सिंगल क्वेश्चन चुन चुन के करवाया है। तो नोट्स अगर आपने हमसे क्लासेस ली हुई है, केवल और केवल क्लासेस नोट्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। अदरवाइज जिन्होंने नहीं ली है, यूट्यूब स्टूडेंट है हमारे, बिट क्वेश्चन सर, बिट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वगैरह की अगर मैं बात करूं, हमने पूरा का पूरा ओएमएसएम का जो बिट क्वेश्चन की बुकलेट है वो पूरी की पूरी सॉल्व करके डिस्कस करी हुई है, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। और बाकी जो प्रैक्टिकल है वो आप अपने स्टडी मटेरियल में से, केवल और केवल स्टडी मटेरियल में से भी अगर सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन कवर कर लोगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में ओएम में लेकर आ सकते हो। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है सेक्शन बी एसएम, सर ये थ्योरी होता है, और थ्योरी में देखो मैं पढ़ दूं या आप पढ़ लो, बात एक ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब क्लासेस की बात आती है उसमें कॉन्सेप्ट समझाना अलग बात होती है, बट यहां पे तो सिंपली अपना टारगेट ये है, हम तो ये मान के चल रहे हैं सर आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि ये तो मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि एक तरीके से मॉक टेस्ट है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके ये अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ये चेक करना मेन टारगेट है। तो यहां पे तो मेनली हम क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें प्रैक्टिकल में तो कई बार क्या होती है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह होती है, बच्चों को फिगर आउट करने में भी प्रॉब्लम होती है कि कहां से ये फिगर आई। इस वजह से मेन मेरा पर्पस ओएमएसएम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाना ही आपका था। हाँ, बीच बीच में जो थ्योरी आए वो हमने देख लिया, वो अलग बात थी। एसएम में अगर मैं बात करूं तो एसएम में एक तो मैं आपको ये जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन नंबर 6 है कंपलसरी, ये करवाऊंगा, और उसके बाद जो थियोरिटिकल है उसमें आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी हुई है सॉल्यूशन की, और आप एग्जाम में किस तरीके से बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर को रीड तो नहीं करूंगा यहां पे, ठीक है। तो सेक्शन बी में आप देख सकते हो सर क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है, जो आपको यहां पे 10 नंबर का मिल जाता है, क्योंकि इसमें 4 तो एमसीक्यू दे दिए, 3 ट्रू फॉल्स दे दिए हैं, और 3 ही फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। इस तरीके से ये 10 नंबर के क्वेश्चन बनाए गए। उसके बाद 7, 8, 9 जो है तीनों क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो एक क्वेश्चन की आपको एसएम में भी चॉइस मिल गई। सर सबसे पहले मैं बात करूं तो एमसीक्यू देख लेते हैं, 4 एमसीक्यू है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर दूं, आपको केवल रोमन न्यूमरल लिखना होता है। मतलब आप लिख सकते हो कि ए का 1 का से एग्जाम्पल आंसर नंबर डी सही है तो डी, बस। आपको ये ना तो क्वेश्चन कॉपी करना है, ना आंसर पूरा पूरा लिखने की जरूरत है कि क्या वर्डिंग से, आप केवल इस तरीके से अपना आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में। चलिए पॉइंट नंबर 1, द मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट टू की पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। सर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है उससे इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रोवाइड करवाना टू द की पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आंसर इज नो, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल आंसर इज नो, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन अगेन आंसर इज नो। सर इट इज डी, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आप अपना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्कैन करके, मॉनिटर करके, इवेल्युएट करके उससे जो इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है वो की पीपल को, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करा रहे हो, ताकि मैनेजमेंट उसके बेसिस पे जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो कर सके। पॉइंट नंबर 2, द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड is a blank approach to performance management
पॉइंट नंबर ए है टॉप डाउन, सर इट इज द करेक्ट आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस स्कोर कार्ड में ऊपर से नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जिसकी वजह से इसको टॉप डाउन अप्रोच ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोला जाता है। सेकंड का ए विल बी करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 3, दिस टेस्ट इज ए कैच ऑल कैटेगरी इंडिकेटिंग दैट द स्ट्रक्चर मस्ट फिट लीगल, स्टेक होल्डर, ट्रेड यूनियन और सिमिलर कॉन्स्टेंट्स। सर ए है फिजिबिलिटी टेस्ट, सर यही करेक्ट आंसर, आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो फिजिबिलिटी टेस्ट इज ए कैच ऑल कैटेगरी इंडिकेटिंग स्ट्रक्चर लीगल है कि नहीं है, स्टेक होल्डर लीगल है कि नहीं है, ट्रेड यूनियन, सिमिलर कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो लीगल है कि नहीं है, ये चेक करना मेन अपना टारगेट है। इसके बाद फोर्थ और लास्ट जो एमसीक्यू है दैट इज ब्लैंक इज सिमिलर टू रेफरल प्रोग्राम। पॉइंट नंबर ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आंसर इज नो। बी एफिलिएट मार्केटिंग, आंसर इज यस। सर एफिलिएट मार्केटिंग जो है दिस इज सिमिलर टू रेफरल प्रोग्राम्स। तो ये 4 एमसीक्यू हैं, 4 नंबर के लिए 1-1 नंबर के। सिंपल सी बात है, अगर आपको आते हैं 4 में से 4 नंबर, नहीं आते तो 0 मार्क्स। इसके बाद आगे बढ़े बी की तरफ, तो सर यहां पे ट्रू फॉल्स की बात की गई है, ट्रू फॉल्स की बात की गई है। ट्रू फॉल्स में भी आपको 1-1 नंबर के 3 स्टेटमेंट गिवन है, जस्ट आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पॉइंट नंबर 1, डीप लर्निंग डिस्क्राइब ऑटोमेटेड लर्निंग of implicit properties of or underlying rules of data. Sir, answer is no, it is not automated learning. So this is false statement. This is false statement. Second point, strategy implementation involves positioning forces before the action. Sir, ये भी false है, ऐसा भी कुछ मैंने नहीं पढ़ा हुआ strategic management में। और तीसरा पॉइंट आता है, strategic business unit is a part of an organization for which there is a distinct external market for goods or services that is different from another SBU. Sir, no doubt this is true statement. हर SBU दूसरी strategic business unit से different treat किया जाता है, तो this is true statement। तो पहले 2 statement false है और तीसरा जो है this is the true statement। अगेन मैं कहूंगा अगर आपने SM पढ़ा हुआ है, आपको चीजें याद है, आप लिख पाओगे। ट्रू फॉल्स नहीं याद है तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि लॉजिकल बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हो। आंसर इज नो, लॉजिकल बेसिस पे कुछ नहीं है। अगर आपको चीजें याद है तो ही आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। और सर सी पार्ट में भी आपको 1-1 नंबर के 3 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। पॉइंट नंबर 1, ए ब्लैंक इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी, नन ऑफ विच इज इन ए पोजिशन टू डिटरमाइन इंडस्ट्री प्राइस। सर ये होता है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज। ए फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज स्मॉल मीडियम तरीके की साइज कंपनीज होती है, जिसमें से कोई भी इंडस्ट्री के प्राइस को इंपैक्ट नहीं कर पाता या डिसाइड नहीं कर पाता अपने आप में, जब तक वो सारे मिलके डिसाइड ना करें। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट, ब्लैंक फ्रेमवर्क हेल्प टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री और सेक्टर। सर हमारे सिलेबस में पोर्टर के 5 फोर्सेज गिवन है, तो पोर्टर के जो 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क है दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री और सेक्टर। तो सेकंड ब्लैंक में आएगा पोर्टर के 5 फोर्सेस। एंड थर्ड पॉइंट है, ब्लैंक इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट ऑफ आउटपुट। सर दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ इनपुट, कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए कितना इनपुट हमें लगाना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो इस तरीके से 1-1 नंबर के 3 ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अगेन मैं कहूंगा अगर आपको आते हैं तो आप लिख सकते हो, नहीं आते तो कोई लॉजिक वगैरह यहां पे नहीं चलते। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो है, सर 15-15 नंबर ये क्वेश्चन है, इसमें 7, 8 है, इसमें 8 और 7 है, और नेक्स्ट वाले में भी 7 और 8 है। अब यहां पे जस्ट देखो, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है आंसर ऑल क्वेश्चन, ठीक है, 3 पार्ट है, 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लाइक बी तरीके का जो क्वेश्चन होता है 8 नंबर का, सर इसमें मार्क्स काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जामिनर के लिए, इसमें ज्यादा चांसेस नहीं होते। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप लिख दोगे, 2 में से 2 नंबर देने पड़ेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सर 2 नंबर में कितना लिख लोगे, नंबर देना पड़ेगा।
डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड ओशियन और ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी सर 3 नंबर के लिए अगर आप 4-5 डिफरेंसेस लिख दोगे सही से आंसर वो मार्क्स आपको देने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहां पे आपको यह दिखाना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट ने यहां पे भर भर के सॉल्यूशन दिए। आप खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हो सर व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसकी 2 नंबर की वेटेज है और आप इसका आंसर दे रहे हो इतना बड़ा, तो सर 2 नंबर में क्या आंसर बहुत बड़ा नहीं है? तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछोगे तो सर आंसर इज यस। 2 नंबर के लिए इतना लंबा चौड़ा आंसर थोड़ी ना लिखूंगा। अगर 2 नंबर के लिए इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखूंगा तो सर मैं ओएम तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा सारा टाइम तो एसएम की थ्योरी लिखने में ही निकल जाएगा। तो ध्यान देना, नो डाउट इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, यहां पे इतने लंबे लंबे आंसर दे दिए। रीजन बीइंग सर स्टडी मटेरियल में से कॉपी पेस्ट किया गया, जो स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ था उसको जस्ट वहां से कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया। वेटेज के हिसाब से आंसर नहीं है। तो आपको यहां पे ये बिल्कुल ध्यान में रखना है सर 2 नंबर के व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए भर भर के पेजेस लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली क्या करो, यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग लिखो, यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग लिखो सिंपल वर्ड्स में, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे मेंशन की गई है 1 2 3 4 5 सर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल 2 नंबर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखो। स्ट्रेटजी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये सब डिफाइन करो। और ये भी ऑथर की बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रेटजी की डेफिनेशन लिखो, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखो, मोर देन सफिशिएंट होता है सर 2 नंबर के लिए। इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्टिव पूछे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, सर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्होंने भर के दे दिए, 10 ऑब्जेक्टिव दे दिए। क्या 2 नंबर के लिए 10 ऑब्जेक्टिव लिख के आओगे? तो मैं सिंपली कहूंगा इसमें से कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव आप मेंशन कर देना, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता। 2 नंबर के लिए 4 ऑब्जेक्टिव मोर देन सफिशिएंट होते हैं। सिमिलरली ये जो रेड ओशियन और ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी में डिफरेंस पूछा 3 नंबर में, सर इसमें पहले तो ये भर भर के लिख दिया और लास्ट में जाके ये डिफरेंस बता रहे हैं। तो इतना लंबा आंसर अगर आप 3 नंबर में लिखोगे कैसे बात बनेगी? तो सर इसमें भी आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो रेड ओशियन और ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी है इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट डिफरेंस के लिखो। तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर, जितने लंबे यहां पे आंसर गिवन है, तो आप ये गलत फहमी मत ले लेना कि सर हमें 2 2 3 3 नंबर में इतने लंबे लंबे आंसर लिखने हैं। तो आंसर इज नो। ये केवल और केवल स्टडी मटेरियल में से पूरे के पूरे पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से यहां पे आपको थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए भी लेंदी आंसर देखने को मिल रहे हैं, बट आपको इतने लेंदी आंसर नहीं मेंशन करने। जो बी पार्ट है इसमें आप देखोगे इन्होंने यहां पे पेस्टल एनालिसिस प्रोवाइड ब्रॉड इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच टू आइडेंटिफाई की ड्राइवर ऑफ चेंज, critically assess pestle analysis as a tool and evaluate how it help understanding of emerging business environment। सर 8 नंबर की वेटेज है। अब 8 नंबर में नो डाउट थोड़ा तो आंसर लिखना पड़ता है, बट थोड़ा क्या यहां पे अगर मैं देखूं तो सर इन्होंने तो यहां पे 3-3 पेज भर दिए। ये एक पेज पूरा लिख दिया, ये एक पेज पूरा लिख दिया और ये पूरा पेज लिख दिया। सर 3 पेज आप जब इसकी बात करते हो, इस यहां पे जो 3 पेज है आप जब खुद लिखते हो 5 पेज में आंसर आएगा ये। अब क्या 8 नंबर के लिए 5 पेज भर के आऊंगा? सर अगेन आंसर इज नो। इसको भी आप थोड़ा छोटा कर सकते हो, थोड़ा छोटा कर सकते हो। ये तो नहीं कहूंगा मैं कि भी खत्म ही कर दो आंसर को, लेकिन थोड़ा छोटा कर सकते हो। पॉलिटिकल प्रोसेस लिख दो, मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस लिख दो। अब मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस में जैसे ये पूरे पूरे लंबे लंबे पॉइंट्स है, सर इनको आप थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हो 2-2 लाइन में। 3 4 5 6 पॉइंट जो 6 है ये पूरे लिखो, बट इंटरनल मैटर जो है उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो, क्रक्स बना सकते हो। 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं, सर आंसर नो डाउट है अपने पास, तो उसको थोड़ा शॉर्ट में करके 2 पेज में उसको लेकर आओ। कॉपी के आपके जो 2 पेज है, 2 पेज 2.5 पेज से ज्यादा में आंसर नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 1 है, सर इसकी वेटेज 1 और 2 8 नंबर रखी गई है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सर 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहे होंगे, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेट द 9 डिजाइन टेस्ट अगेंस्ट विच टू चेक स्पेसिफिक टेलर मेड स्ट्रक्चर सॉल्यूशन डिजाइन बाय माइकल गोल्ड एंड एंड्रू कैम्पबेल एंड विच ऑफ द 9 टेस्ट सीरीज फिट विद द की ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टेंट। सर एक ही बात है, ये कॉपी पेस्ट है।
आपको नो डाउट यहां पे नो टेस्ट लिखने हैं, 1 2 3 4। अब इसमें आप पॉइंट को कम तो नहीं कर सकते और जरूरत भी नहीं है। देखो 8 नंबर की वेटेज है, 8 नंबर के लिए मैं 9 पॉइंट लिख दूंगा, मुझे कोई जोर नहीं आ रहा। ठीक है, आप इंटरनल मैटर जो है उसको थोड़ा कम कर सकते हो। हालांकि इसमें बहुत बड़ा आंसर नहीं है, एक पेज पूरा ये है, थोड़ा सा ये है और थोड़ा सा ये है। फिर भी अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 1.5-2 पेज से ज्यादा आंसर यहां पे है, तो ये बहुत ज्यादा लेंदी आंसर नहीं है। बट आपको ध्यान ये रखना है, सर पॉइंट तो 9 के 9 पूरे लिखने हैं, बट ये नहीं कि 4 पेज बढ़ जाए 5 पेज बढ़ जाए। इंटरनल मैटर को आप ब्रीफ कर सकते हो, क्रक्स के जो पॉइंट्स हैं वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से जब बी पे जाते हैं तो सर इसमें भी आंसर बोथ द क्वेश्चन 7 नंबर की वेटेज है। यू कैन से सर 1 पॉइंट 3 नंबर का होगा, एक 4 नंबर का होगा। प्रिपेयर ए स्टेट ऑफ नैरेटिव एक्सप्लेनिंग हाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस हेल्प इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रिलेट द रीजन मेंशन्ड इन 1 टू द कॉमन एलिमेंट ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी के भी आपको कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो सर इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे हैं और इसके बाद भर भर के ये फिर से 1 2 3 4, क्योंकि वो डिजिटल स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी लिखना था, 5 कॉमन डिजिटल स्ट्रेटजी। आप खुद देख सकते हो इतना लंबा आंसर अगर आप लिखोगे, क्या पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? सर ये भी पूरा पेज है, ये भी पूरा पेज है 2 और ये भी पूरा पेज, ये ऑलमोस्ट मतलब 2.5 पेज से ज्यादा का सॉल्यूशन है, ये आंसर है। आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे सर 5 से 6 पेज में आंसर आएगा ये वाला। 7 नंबर में क्या आप 6 पेज भर दोगे, 5 पेज भर दोगे? अगेन आंसर इज नो। सर 2 से 2.5 पेज का सॉल्यूशन मोर देन सफिशिएंट होता है। करना क्या है सर, पॉइंट हर एक पॉइंट लिखो लेकिन एज ए ब्रीफ लिखो। इसके अंदर क्या है, बहुत आलतू फालतू चीजें मेंशन होती है, आप हर एक पॉइंट का क्रक्स लिख दो। सर ये इतना सारा जरूरी नहीं है, जो प्रॉब्लम्स आपको लिखनी है वो लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट में लिख दो। सिमिलरली ये जो कॉमन एलिमेंट ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये हेडिंग्स तो लिखो, हेडिंग्स तो लिखो सारी की सारी, लेकिन हेडिंग्स के जो अंदर इंटरनल मैटर है उसको ब्रीफली लिखो कि एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाए और आपको भी बहुत ज्यादा मैटर मेंशन ना करना पड़े। सिमिलरली 9(1) में जाते हो तो सर 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच क्लासिफाई द बिग डेटा एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट क्लाउड कंप्यूटिंग हैज ह्यूज बेनिफिट, लेकिन फिर भी कोज कंसर्न्स तो होते हैं। इसमें भी यू कैन से सर एक 4 नंबर का होगा, एक 3 नंबर का। तो पहला जो पॉइंट है इसमें 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं। बिग डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी है। कितना लिखोगे आप खुद सोच सकते हो। सर इतना आंसर अगर मैं लिखूंगा, देन डीमेरिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। और ये बस नहीं है, ये बस आपकी हवा निकाल देगा पूरी। एक पेज का ये हो गया, एक पेज का ये हो गया, 2 और ये हो गया 2.25 पेज। आप कॉपी में लिखोगे 4 पेज भरते हैं पूरे पूरे, 4 से भी ज्यादा। तो सर इसमें भी शॉर्ट करो ना, जैसे 4 नंबर का ये मान लो, 3 नंबर का ये है, तो 4 नंबर में ये पॉइंट्स तो देखो लिखने पड़ेंगे आपको सारे, लेकिन शॉर्ट में लिखो, हर चीज ब्रीफली लिखो। जितना डिटेल में इन्होंने बताया वो नहीं लिख रहा। इसी तरीके से ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है डीमेरिट्स, सर सारे या तो पॉइंट लिख दो, ये पॉइंट लिख दो, एक एक लाइन में इसको डिस्क्राइब कर दो, सारे पॉइंट लिखकर एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर दो। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है, बिजनेस बीपीआर का क्वेश्चन है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में बी कंसिडर्ड एज ए रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑफन यूज्ड बाय कंपनी टू कट कॉस्ट एंड रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। सर इसका भी आंसर अगर मैं बात करूं, भर भर के दिया हुआ है, भर भर के दिया हुआ है। 1.5 पेज है, आप जब लिखने जाओगे 3 पेज। और सर ये पैराग्राफ की बजाय मैं कहूंगा पॉइंट्स में जाओ, पॉइंट्स मेंशन करो मेनली, और ये जो लिखी हुई है चीजें मेनली पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट भी लिख दोगे, एग्जामिनर को आंसर देने, मार्क्स देने पड़ेंगे। तो एसएम नो डाउट आप खुद रीड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेनली मैं यही कहूंगा, इतने बड़े बड़े आंसर देखकर आप ये बिल्कुल मत सोचना सर 2 नंबर में 3 नंबर में इतने लेंदी आंसर हमें लिखने पड़ेंगे। आंसर इज नो।
मेन पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, जो मेन पॉइंट आंसर के वो प्रेजेंट करके आने हैं, और पैराग्राफ में मत लिख के आना बिल्कुल भी, पॉइंट्स टर्म्स में बुलेट्स फॉर्म में बना बना के लिख के आना। और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप पौना पेज, 1 पेज, या फिर पॉइंट्स में जा रहे हो सर 4 से 5 पॉइंट, सिंपली मैं तो कहता हूं पॉइंट्स को रेफर करो सर। 2 नंबर के लिए 4 से 5 पॉइंट, 3 नंबर के लिए आप 6 से 7 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा मेंशन कर सकते हो अगर ज्यादा है तो। किसी में कम ही है, मान लो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें पॉइंट है ही टोटलिटी में 3, तो 3 ही लिख के आना, चौथा जबरदस्ती मत बना के आना। तो सर ये था आपका OMSM का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1, जो कि इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस 2022 के लिए जुलाई 2023 एग्जाम के लिए इश्यू किया है, जिसमें मेरा जो मेन पर्पस था वो था सर ओएम के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनमें आपको किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसको रिजॉल्व करवाना। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी भी FMDA, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, DTIT जो एक ही पेपर आपका, फाइनल लेवल के अगर आप बच्चे हो सर SFM और SCM, इनके मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर जो भी आप बोल दो, इनके सॉल्यूशन मैं और हमारी फैकल्टीज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रिवीजन सीरीज भी चल रही है हमारी, जिसमें हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके लिए एज ए रिवीजन लेकर आ रहे हैं। नॉर्मली जैसे कोई चैप्टर 10 घंटे का है तो उसका एज ए क्रक्स आपके सामने सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद 1 क्वेश्चन लेकर आना, एक एक क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में, मतलब कम टाइम में आपको हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने की कोशिश करते हैं रिवीजन सीरीज में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए क्योंकि उस पे हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनकी हम फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे ही आपको टेस्ट की डेट, उसका सॉल्यूशन कब मिलेगा, टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।